किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो किसान भाई लगातार सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, लगातार सब्जी वर्गीय फसलें एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर खेत में वो उगा रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, उस खेत में जो फंगस है उसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे खेत में जब भी हम कोई भी फसलें लेते हैं तो उन खेतों में जो फसलें हैं उन पर जो रोगों का अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो फंजीसाइड है तरह तरह के वो स्प्रे करने पड़ते हैं। कभी कभी तो फंजीसाइड के स्प्रे के बावजूद भी जो रोग है या फंगस है वो कंट्रोल नहीं होती है और हमारी पूरी की पूरी जो क्रॉप होती है, फसल होती है, वो नष्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, जिन खेतों में लगातार डिजीज आते हैं, यानी कि उनमें यदि हम कोई भी क्रॉप ले रहे हैं उनमें लगातार डिजीज आते हैं, तो हम उन डिजीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, तो हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, और यदि आप चाहे केमिकल खेती करते हैं चाहे ऑर्गेनिक खेती करते हैं, दोनों को ये तरीका ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का ही खर्चा बढ़ता है जब आप फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं। और जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है जो ये तरीके होते हैं। तो क्या क्या तरीके हैं जिससे हम फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं, रोगों को आने से अपनी फसलों में रोक सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है कि आप जब भी समर के सीजन में, यानी कि जब गर्मियाँ होती हैं और टेम्परेचर जो होता है वो पीक पर होता है, उस टाइम पे अपने खेत को 10 से 15 दिनों के लिए गहरी जुताई करके छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जब सनलाइट, जब टेम्परेचर तेज होता है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है हमारी सॉइल में, तो उसकी वजह से जो हानिकारक फंगस होती है या हानिकारक कीट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे जब हम अगली फसल लगाएंगे उसके बाद तो जो हमारी क्रॉप होएगी उसमें डिजीज नहीं आएंगे। दूसरा, हमें अपनी फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा जो गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, इन खादों का अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके पास गोबर की खाद है तो आप 8 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, और यदि आप वर्मी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल है तो 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आपको किसी भी फसल की बुवाई से पहले डाल देते हैं। यदि या ऐसे फील्ड में डाल देते हैं जिसमें ये समस्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो फंगस का अटैक है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब कार्बन की मात्रा अच्छी होती है हमारी सॉइल में, तो एक तो सॉइल में एरेशन अच्छा होता है जिससे फंगस ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाती है। दूसरा, जब कार्बन की मात्रा अच्छी होती है हमारे खेत में, तो जो लाभदायक फंगस होती हैं वो हमारी फील्ड में तेज़ी से ग्रो करते हैं, लाभदायक जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी तेज़ी से ग्रो करते हैं, जिससे जो हानिकारक फंगस होती है उसको, जो ये हमारी लाभदायक फंगस होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको बढ़ने से रोक देते हैं, जिससे हमारी फसलों में रोग नहीं आते हैं, रोगों की जो समस्या है वो कम हो जाती है। उसके बाद जो हमारा तीसरा तरीका है कि हमें किसी भी फसल की बुवाई से पहले या ट्रांसप्लांटिंग से पहले ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास का उपयोग जरूर करना चाहिए। उसके लिए आप 100 किलोग्राम गोबर की खाद में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास जो भी आप डालना चाहते हैं उसको 100 किलोग्राम गोबर की खाद में मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। और जब भी हम किसी भी फसल की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं या बुवाई करने वाले हैं, उससे पहले उस खाद को खेत में अच्छे से बुरक के, छिड़क के और अच्छे से मिला देना चाहिए मिट्टी में। तो इससे भी जो हमारे हानिकारक रोग हैं, जो फंगस है, वो डेवलप नहीं कर पाती है, क्योंकि जो ट्राइकोडर्मा या जो सूडोमोनास होते हैं ये हानिकारक फंगस को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे हमारी फसलों में रोग व कीट नहीं आते हैं। और आप 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो नीम की खली होती है, नीम केक होती है, उसको भी अपने खेत में डाल सकते हैं किसी भी फसल की बुवाई से पहले या ट्रांसप्लांटिंग से पहले। यदि आप स्यूडोमोनास ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं तो नीम की खली का प्रयोग ना करें। यदि आप स्यूडोमोनास ट्राइकोडर्मा जो फंगस होती है इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो आप नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो नीम की खली होती है वो स्यूडोमोनास या ट्राइकोडर्मा की जो फंगस होती है उसको बढ़ने से रोकती है, इसलिए नीम की खली का प्रयोग उसके साथ आप ना करें। तो यदि आप स्यूडोमोनास का प्रयोग या ट्राइकोडर्मा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीम की खली का प्रयोग करें। ये भी हमारी फसलों में जो हानिकारक फंगस होती है, हानिकारक जो कीट होते हैं, उनको ख़त्म करती है और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी सुधारती है। उसके साथ साथ एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखनी चाहिए, जब भी हमारी फसल में कोई भी डिजीज यानी कि आ गया है, मान ली हमारी कोई खड़ी फसल है और उसमें कोई डिजीज है, कोई फंगल डिजीज की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा अटैक है, तो ऐसी फसल को जब भी हम उसकी तुड़ाई कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद ऐसी फसल को खेत से बाहर निकाल कर उसको जला देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए।
ऐसी फसल को हमें खेत में कल्टीवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम खेत में कल्टीवेट कर देते हैं तो उसमें जो पैथोजन होते हैं, जो फंगस होती है, वो हमारी भूमि में जीवित रहती है लंबे समय तक, और हम जो नेक्स्ट क्रॉप लेते हैं उसमें भी वो डिजीज, सेम डिजीज आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए तो ऐसे जो भी इन्फेक्टेड पार्ट हों हमारे प्लांट के, या इन्फेक्टेड क्रॉप हो, तो जब भी हम उसके हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, क्रॉप यानी कि फल की तुड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद हमें उस फसल को खेत से बाहर निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए। उसके साथ साथ हमें कभी भी स्प्रिंकलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए सिंचाई के लिए। अधिकतर मैंने देखा है कि सब्जी वर्गीय फसलों में हम स्प्रिंकलर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो वर्षा के द्वारा जो सिंचाई होती है, छिड़काव विधि से जो सिंचाई होती है, उसका प्रयोग होने लगा है। तो वो भी क्या करती है, जब हम स्प्रिंकलर का यूज करते हैं ऐसी फसलों में, तो उसमें क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो इंक्रीज होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे जो फंगस के लिए जो एनवायरनमेंट है वो पैदा हो जाता है, जिससे हमारी फसलों में फंगस जनित रोग ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए हमें फसलों में स्प्रिंकलर के प्रयोग से जो सिंचाई हम करते हैं उससे हमें अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। यदि हम गर्मियों के महीने हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उस टाइम पे स्प्रिंकलर का प्रयोग चल जाता है, बाकी के समय में स्प्रिंकलर का जो प्रयोग है वो नहीं चलता है। उसके साथ साथ यदि हम किसी भी फसल की नर्सरी लगा रहे हैं या सीड यानी कि बीज डायरेक्ट लगा रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, तो हमें बीजों को, चाहे नर्सरी हो, उसको हमें ट्रीटेड करके ही बोना चाहिए। उसके लिए आप स्यूडोमोनास का प्रयोग कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। तो बीज उपचारित करके यदि बोते हैं तो उससे भी हम जो हानिकारक फंगस है अपनी क्रॉप को उससे भी बचा सकते हैं। उसके साथ साथ हमें क्रॉप स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पौधे जो है वो हाई डेंसिटी में नहीं लगने चाहिए। पौधों की जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे उसमें सूर्य का प्रकाश हमारी फसल में प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए। जब सूर्य का प्रकाश हमारी क्रॉप में प्रॉपर तरीके से पहुंच पाता है तो हमें उत्पादन भी अच्छा मिलता है, और ऐसी फसल में डिजीज भी, रोग भी कम आते हैं। उसके बाद जो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र का हमें ध्यान रखना चाहिए। लगातार एक ही कुल की हमें फसल नहीं लगानी चाहिए। मान लीजिए हम लगातार एक ही कुल की फसल लगाते हैं तो उनमें एक समान डिजीज लगते हैं, तो सभी फसलों में जो डिजीज की समस्या वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन यदि हम क्रॉप रोटेशन कर लेते हैं, यानी कि एक कुल की फसल हमने यदि अब के बोई है, तो अगली बार दूसरे कुल की यदि हम फसल लगाते हैं तो दूसरे कुल की फसल में जो पहले जो हम फसल लेते थे उसके जो रोग वो दूसरे कुल की फसल में नहीं आते हैं। तो इसलिए हम यदि क्रॉप रोटेशन करते हैं तो हमारी फसलें जो हैं रोगों से बची रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। तो इस तरीके से हम रोगों को आने से रोक सकते हैं अपनी फसलों में। यदि ये हम कार्य कर लेते हैं तो आसानी से हम अपनी फसलों में जो रोगों की समस्या है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, या हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है जिससे हमारा खर्चा बढ़ता है, तो उससे हम बच सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा अपनी फसल से ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी इस वीडियो में। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और अन्य किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।